हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है एलॉन मस्क की स्पेसएक्स की। तो उनको गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम का ऑर्डर मिल सकता है डोनाल्ड ट्रंप से। नाम से तो सुनने को लग रहा है कि जैसे आयरन डोम वाला सिस्टम है इजराइल का, वैसे ही कुछ होगा। बट आइडिया ये है कि सैटेलाइट्स का नेटवर्क बनाया जाएगा और सैटेलाइट्स चेक करेगी कि भाई कोई हम पे मिसाइल से अटैक तो नहीं कर रहा। प्लस कहा जा रहा है सैटेलाइट्स के अंदर भी वेपनाइजेशन किया जाएगा ताकि उसके ऊपर कुछ अटैक वटैक किया जा सके। सुनने में तो अच्छा लग रहा है। लेट्स सी कैसा बन पाता है। बाकी प्लान ये है 400 से 1000 सैटेलाइट्स प्लान करी जाएगी जो कि मिसाइल ट्रैक करेगी और 200 सैटेलाइट्स होगी जो कि वेपनाइज करी जाएगी। डायरेक्टली स्पेसएक्स नहीं देखेगा उन वेपन्स को, पर डिप्लॉय करेगा। और स्पेसएक्स वालों ने एक लुक्रेटिव ऑफर दिया है कि भाई कोई दिक्कत नहीं, आपको कॉस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, आप सब्सक्रिप्शन मॉडल के ऊपर हमारे पास आ जाओ, आपको ओनरशिप लेने की क्या जरूरत है, आप जितना यूज करोगे उसके हिसाब से उनको पैसे दे देना। बहुत लॉन्ग टर्म विजन है। अब इसके ऊपर ऑफिशियल्स का कहना है कि भाई जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है नेशनल डिफेंस के ऊपर ये सही नहीं है। अभी अर्ली स्टेजेस के अंदर डिस्कशन चल रही है। लेट्स सी कहां पर जाती हुई दिखाई देती है। 6 बिलियन से 10 बिलियन डॉलर के बीच में डिजाइन, इंजीनियरिंग कॉस्ट सबका खर्चा आ सकता है और यूएस गवर्नमेंट पुश कर रही है अगले साल तक इसकी शुरुआत भी हो जाती है काम की। बाकी टेस्ला के ऊपर ऑडियोमीटर के अंदर छेड़खानी का एक एक्यूजिशन निकल के आया है। उनका जो ऑडियोमीटर होता है जो हमारी गाड़ी के अंदर दिखाता नहीं है कितने किलोमीटर गाड़ी चली है, उसमें कुछ बवाल है, उसमें चीटिंग कर रहे हैं वो, क्योंकि वारंटी से आप बच सकते हो। जैसे समझाने की कोशिश करता हूं, अगर आज आप इंडिया के अंदर एक ईवी गाड़ी चलाते हो तो ईवी गाड़ी के अंदर आपको वारंटीज मिलती है कि 1.5 लाख किलोमीटर तक आप चला लो या फिर 8 साल तक आप चला लो। जो चीज भी पहले आ जाएगी उस तक आपके पास में वारंटी है, उसके बाद में आपको बैटरी की वारंटी हम नहीं देंगे। कुछ कंपनी अभी लाइफ टाइम वारंटी भी दे रही है, बट जर्नली ये देखने को मिल रहा है। सिमिलरली टेस्ला 50,000 माइल की गारंटी देता है कि 50,000 माइल तक कोई टेंशन नहीं है, उसके बाद में खर्चा आएगा। अब एक बंदा का कहना है कि उसका ऑडियोमीटर दिखा रहा है कि उसने 72 माइल्स पर डे ट्रेवल किया है, बट उसने दिन के अंदर 20 माइल से ज्यादा ट्रेवल ही नहीं किया। इसकी वजह से 50,000 माइल्स की जल्दी कंप्लीट हो गई और ये एक इलीगल तरीका है। अगर ऐसा निकल के आता है तो बहुत सारे टेस्ला यूजर्स को बेनिफिट देखने को यहाँ पे मिलेगा। जिन्होंने शायद पैसे भी खर्च करे हैं उनको शायद पैसे वापसी भी देखने को मिले। कहा जा रहा है 1 मिलियन व्हीकल्स इस केस के अंदर कवर होते हुए दिखाई दे सकते हैं। जहां पर टेस्ला के हाल थोड़े बुरे दिखाई दे रहे हैं, मार्केट शेयर घटता हुआ दिखाई दे रहा है, ग्लोबल बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है, ऊपर से ये खबर निकल के आ रही है, बुरी चीज है इनके लिए। बाकी अगर इंडिया की बात करके चले तो वाओ मोमोज ने 150 करोड़ रुपया हल्दीराम्स के जो प्रोमोटर फैमिली है उनसे रेस किया है। वैल्यूएशन अभी सेट नहीं हुई है, कन्वर्टेबल नोट के ऊपर पैसा लिया गया है। कहा जा रहा है ये एक लार्जर फंडिंग राउंड का पार्ट है जो कि 600 से 700 करोड़ के बीच में होने वाला है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 26 के थर्ड क्वार्टर के अंदर, मतलब इस साल अक्टूबर से दिसंबर के बीच में रेस किया जाएगा। अब यहाँ पे आपको कन्वर्टेबल नोट का लॉजिक समझाता हूं होता क्या है। अभी उन्होंने बस पैसा रेस कर दिया है, उन्होंने कहा इस ओवरऑल राउंड की जो भी वैल्यूएशन कंसिडर होगी उसके ऊपर आपको पैसा हम ले लेंगे। अभी वैल्यूएशन डिसाइड नहीं करी गई है। अब अगर इनके रेवेन्यू की बात करके चले तो फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर 470 करोड़ पे इनका रेवेन्यू जाता हुआ दिखाई दिया, जो कि पहले 413 करोड़ का था। तो बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट दिखाई दी है। बट इनके जो लॉसेस है वो 114 करोड़ के ऊपर है। अभी भी 470 करोड़ कमाने के लिए 114 करोड़ का लॉस, ये सही नहीं है। अभी एक्सपेंड कर रहे हैं एफएमसीजी सेक्टर के अंदर, जहां पर आपको फ्रोजन मोमोज भी मिल रहे हैं, तो उस कैटेगरी में बिजनेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी छोटा है, अभी 60 करोड़ के रन रेट के आसपास पहुंचे हैं, मतलब 5 करोड़ मंथ का बिजनेस कर रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है आने वाले टाइम में। बाकी फोन पे की बात करके चले तो उन्होंने अपने आप को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर लिया है। कहा जा रहा है 15 बिलियन डॉलर का इनका आईपीओ आ सकता है। फोन पे पहली कंपनी थी जिन्होंने सिंगापुर से रिवर्स फ्लिपिंग करी थी, मतलब सिंगापुर में कंपनी ऑपरेट कर रही थी, अब इंडिया में आईपीओ निकालने के लिए वो इंडिया में कंपनी को लेके आए। अब इंडिया में आईपीओ का प्लान था 2022 के अंदर एक किया गया था, 1 बिलियन डॉलर का इन्होंने टैक्स दिया था। कंपनी ने दिसंबर 2023 के अंदर 100 मिलियन डॉलर रेस किया, जो कि उनके 1 बिलियन राउंड का पार्ट था 12 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन के ऊपर। अभी के टाइम पे 47% इनका यूपीआई के अंदर मार्केट शेयर है। बट रेवेन्यू टर्म्स में बात करके चले तो 5,000 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू है फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। लॉसेस इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए 28% से, फिर भी 2,000 करोड़ रुपए। ठीक है भाई, मतलब पता नहीं क्या है, मार्केट शेयर 47% होने के बावजूद भी आप इतना बड़ा लॉस बियर कर रहे हो।
और आईपीओ भी निकालोगे और लोग ले भी लेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद देना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लाता रहता हूं। और जो हमारा दूसरा चैनल है वहां पर अब केस स्टडीज भी आ रही है, जहां पर आप थोड़े से टाइम के अंदर, इनफैक्ट न्यूज से भी कम टाइम के अंदर, एक प्रॉपर बिजनेस को समझ सकते हो, कहां कहां उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या क्या वो गलतियां कर रहा है, क्या क्या चीजें अच्छी कर रहा है, तो उसको भी फॉलो करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बाकी रेजर पे की बात करके चले तो उन्होंने भी अपने आप को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर दिया है। कहा जा रहा है फाइनेंशियल ईयर 27 के अंदर इनका आईपीओ निकलेगा। रिसेंटली इन्होंने अपने आप को बहुत तेजी से एक्सपैंड किया है, क्रॉस बॉर्डर सॉल्यूशंस भी निकाले हैं इन्होंने। अभी तक ये $800 मिलियन रेस कर चुके हैं और लास्ट इनकी जो वैल्यूएशन थी वो $7 बिलियन की थी। अब समझने की कोशिश करो, यहाँ पर $7 बिलियन की कंपनी है, 2068 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रिपोर्ट कर रही है, 35 करोड़ का प्रॉफिट है। तो 35 करोड़ की प्रॉफिटेबल कंपनी का इतना वैल्यूएशन जस्टिफाइड है? पता नहीं। बाकी अडानी पोर्ट्स की बात करके चले तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का टर्मिनल 20,500 करोड़ के अंदर एक्वायर कर लिया है, मतलब $2.5 बिलियन की वैल्यूएशन हो गई। 99 ईयर के लीज के लिए इसको लिया गया है क्वींसलैंड गवर्नमेंट से, और ये इनके लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक एसेट होने वाली है। अगर कंपनी के सीईओ की बात करके चले तो उनका कहना है कि $255 मिलियन का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट करेगा आने वाले 4 साल तक ये एसेट उनके लिए। तो अगर ऐसा सब कुछ होता है तो ये बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट अगर देखा जाए तो। बाकी आईटीसी ने एफएमसीजी ब्रांड 24 मंत्रा ऑर्गेनिक को 472 करोड़ के अंदर 100% एक्वायर कर लिया है, जहां पर 400 करोड़ रुपया अपफ्रंट पेमेंट दी गई है और 72 करोड़ रुपया 24 महीने के अंदर दिया जाएगा, जो कि परफॉर्मेंस लिंक्ड होगा। अब परफॉर्मेंस लिंक का मतलब क्या हुआ कि अगर आप इस लेवल का रेवेन्यू ग्रोथ दिखाते हो तो इतना मिलेगा। जैसे आपने शार्क टैंक में देखा होगा कंटिजेंसी, कि आप बोल तो देते हो भाई हमारा रन रेट इतना चल रहा है और इस साल के एंड तक हम इतने करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे वैसा कुछ किया गया है। अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो आपको इतना पैसा और मिल जाए। बाकी यूएस इन्वेस्टर्स की बात करके चले तो वो चाइनीज स्टॉक मार्केट से $800 बिलियन के स्टॉक्स को बेच सकते हैं। अगर ऐसा देखने को मिलेगा तो चाइना में त्राही त्राही दिखाई दे सकती है। अच्छी खबर नहीं है चाइनीज मार्केट के लिए। इसका रीजन बता देता हूँ क्या है, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट ने भी कुछ ही टाइम पहले वार्निंग दी थी कि वो सोच रहे हैं जो चाइनीज कंपनीज लिस्टेड है वहां पर उसको डीलिस्ट कर दिया जाए। तो बहुत बड़ा गेम चेंज हो सकता है। लेट्स सी क्या होता है। 7% मार्केट कैप ये लोग ओन करते हैं चाइनीज मार्केट के अंदर। आप चार्ट के अंदर देखो किस किस को सबसे बड़ा लॉस देखने को मिलेगा। येलो लाइन यूएस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को बता रही है, व्हाइट लाइन यूएस फंड्स को बता रही है। बाकी शीन और टीमू की बात करके चले तो यूएस के अंदर उन्होंने अपने प्राइसेस को बढ़ा दिया है क्योंकि भाई उनके खर्चे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमने लास्ट ही बात करी थी न्यूज के अंदर कि टीमू की जो ऐप है वो नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है यूएस के ऐप स्टोर्स के अंदर। रीजन क्या है? 145% का टैरिफ लगाया गया है चाइनीज गुड के ऊपर, और पहले $800 से नीचे की जो आइटम होती थी उसको ड्यूटी फी के अंदर कंसिडर किया जाता था। यह चाइनीज ऐप थी, इसी को केटर करने के लिए काम कर रही थी कि आप ऑर्डर करो और छोटे छोटे ऑर्डर्स आपके पास में हम डिलीवर कर देंगे। Amazon ने शायद ये चीज पहले ही समझ ली थी। उन्होंने Amazon हॉल निकाला था नवंबर के अंदर, जो कि इन्हीं के जैसा बिजनेस होने वाला था। तो कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट देखने को मिल सकता है, बट कहानी ये है उनको भी तो चाइनीज प्रोडक्ट ही बेचने थे अपने प्लेटफॉर्म से, तो उनको भी उतना शायद बेनिफिट ना दिखाई दे। बाकी जापान की स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखाई दी है। पूरे हफ्ते की बात करके चले 3.41% बढ़ती हुई दिखाई दी है। इन्वेस्टर के सेंटिमेंट्स अच्छे जा रहे हैं कि भाई यूएस और जापान के ट्रेड टॉक्स अच्छी डायरेक्शन में जा सकते हैं। बाकी इंडियन गवर्नमेंट की बात करके चले तो वो न्यूक्लियर लॉ को आसान करने का प्लान कर रही है ताकि फॉरेन फंड्स को इन्वाइट किया जा सके। देखो समझने की बात करो, अभी जो स्मॉल रिएक्टर्स है ना, वो टेक्नोलॉजी यूएस से इंडिया के पास में आने वाली है, रशिया से भी आने वाली थी, पता नहीं कौन देगा कहां से आएगी वो देखेंगे, बट बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स इंडिया में लगने वाले हैं, मान के चलो। अब उसको लगाने के लिए पैसा चाहिए, तो क्यों ना बाहर के लोगों से पैसा अट्रैक्ट किया जाए। अब सवाल निकल के आएगा पहले नहीं कर सकते थे, अब भाई अचानक क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उसके बाद में ना गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्ट्रिक्ट लॉज बना दिए थे कि भाई अगर आपका लगाई हुई इन्वेस्टमेंट में कोई ट्रेजेडी होती है या उसकी वजह से नुकसान होता है तो आप लाइबल रहोगे इस टाइम तक, ऐसा कुछ। तो यहाँ पर उस लाइबिलिटी वाले क्लॉज को थोड़ा मॉडिफाई किया जा रहा है, ड्यूरेशंस को थोड़ा बाउंड किया जा रहा है। कहा जा रहा है जो स्मॉल रिएक्टर्स लगने वाले हैं उसके ऑपरेटर को नुकसान होता भी है तो भी $48 मिलियन तक की लाइबिलिटी देनी पड़ेगी। जो कि लार्ज ऑपरेटर्स होते हैं उनको
$175 मिलियन ही देना पड़ेगा जो पहले देना पड़ता था। इंडिया का प्लान है 100 गीगावाट की पावर कैपेसिटी पे जाने का 2047 तक, जो कि अभी 10 से भी कम है। तो उसके लिए पैसा तो चाहिए ही होगा। बाकी अगर हम तमिलनाडु गवर्नमेंट की बात करके चले तो वो स्पेस स्कीम निकाल रहे हैं ताकि 10,000 करोड़ रुपए अट्रैक्ट किया जा सके। कहा जा रहा है 10,000 लोगों को नौकरियां भी मिल सकती है इसकी वजह से। इनका प्लान ये है जो स्पेस टेक सेक्टर है उसको बूस्ट प्रोवाइड किया जाए इस पॉलिसी के थ्रू। यहाँ पर फुल स्टैक स्पेस टेक्स हमको देखने को मिले जो कि पे लोड, प्लेटफॉर्म्स, लॉन्च पैड और एनालिटिक्स सब कुछ प्रोवाइड करे। तो आइडिया ये है जो कैपिटल लगाने आपको प्रोजेक्ट चाहिए उसके ऊपर 20% तक की आपको सब्सिडीज मिल सकती है, जो कि एक अच्छी चीज है। हर सेक्टर में नहीं मिलेगी, कुछ कुछ में दे रहे हैं। बाकी महाभारत की बात करके चले तो HUL से जीत गया है अपने केस के अंदर। मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था जो लैक्मे है, जो HUL का ब्रांड है, उसकी एक एड आई है जिसके अंदर उन्होंने सभी ब्रांड्स को क्रिटिसाइज किया है कि वो SPF 50 नहीं देते। इसके चक्कर में महाभारत वाले गए थे केस लड़ने के लिए और वो जीत गए हैं। तो ये मेरे हिसाब से महाभारत के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव PR निकल के आ रहा है। बाकी OpenAI की बात करके चले तो एक सवाल निकल के आ रहा है, वो कर्सर को 2024 के अंदर एक्वायर कर सकते थे, उन्होंने किया क्यों नहीं? OpenAI ने सीड राउंड के अंदर ही 2023 के अंदर एनीस्फीयर के अंदर इन्वेस्ट किया था, जो कि OpenAI के स्टार्टअप फंड से निकल के गया था, जिनका कर्सर है। कुछ ही टाइम के बाद में ये गए उनको खरीदने के लिए, फिर पता नहीं क्या हुआ। फिर अभी रिसेंटली भी खबर निकल के आई थी कि ये खरीद सकते हैं, फिर वो टॉक्स नहीं हो पाई। अभी कहा जा रहा है कि एनीस्फीयर $10 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर पैसा रेज कर सकता है। ये लोग कर्सर से $200 मिलियन का ARR जनरेट कर रहे हैं और जो कॉम्पिटिटर विंसर वो $40 मिलियन के ARR पे है। और रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही है ना कि भाई विंडसर्व को OpenAI खरीद सकता है। तो क्या ये था कि वो गए एनीस्फीयर वालों के पास, भाई बेच दे, मैंने तेरे में इन्वेस्ट इसलिए किया था ताकि तुमको मैं बाद में खरीद लूं। एनीस्फीयर वालों ने बोला भाई मैं नहीं बेच रहा, जो करना है कर ले। अब इन्होंने कॉम्पिटिटर खरीद लिया, खरीद लेंगे और उसके साथ में अपनी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करके कर्सर से बेटर प्रोडक्ट बना लेंगे। ये प्लान तो नहीं है। अब जिनको नहीं पता कर्सर और ये विंडसर्व है क्या, ये एक एजेंट है जो कि आपको कोड लिखने में मदद करता है। 100% नहीं है अभी, बट बहुत बेहतर हो रहा है। तो जो विजन है कि आने वाले 1 साल के अंदर 80-90% जो कोडिंग का काम होगा वो AI कर देगा, वो ये एजेंट्स ही करेंगे। तो उस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करने के लिए OpenAI इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि उनका जो नया मॉडल आया है 4.1 वाला, वो बहुत बेहतर है कोडिंग के अंदर। बाकी OpenAI वालों ने लो कॉस्ट API भी निकाल दी 50% प्राइस के ऊपर। भाई अभी मुझे इसको टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि भाई गूगल भी सस्ती कर रहा है, जो DeepSeek R1 है वो भी सस्ता API दे रहा है, तो OpenAI को भी कंपटीशन करने के लिए सस्ता करना पड़ा। बट इसके अंदर एक कैच है। कैच ये है कि अगर आप ये वाली API यूज करते हो जिसका नाम रखा गया है फ्लेक्स प्रोसेसिंग, यहाँ पे आपको रिस्पॉन्सेस थोड़े से स्लो आ सकते हैं। स्लो की डेफिनेशन क्या है, जैसे पहले आपने कुछ भेजा, उसका आंसर 1 सेकंड के अंदर आया, अब 2 सेकंड में आ जाएगा। बहुत सारे काम में इसका फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि कभी कभार हो सकता है API काम ही ना कर रहा हो, मतलब उनका सर्वर डाउन हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हम तो एक प्राइस सेंसिटिव कंट्री के अंदर रहते हैं जहां पर कस्टमर को अगर हम सस्ता कुछ ऑफर कर सकते हैं, कस्टमर ज्यादा खुश है। तो हम अपना लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रेन भी कर रहे हैं, अभी एक लेयर के ऊपर कर रहे हैं जहाँ पे OpenAI की लेयर भी यूज करते हैं, तो हम तो इसी की तरफ चले जाएंगे भाई। बाकी मार्क ज़करबर्ग की बात करके चले तो उन्होंने एंटी ट्रस्ट ट्रायल के अंदर कुछ चीजें बोली है। उन्होंने बोला है कि टिकटॉक की वजह से उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही खतरनाक तरीके से हैम्पर हुई है। 2018 से ही उनकी टॉप प्रायोरिटी है कि भाई कॉम्पिटिटर से कि टिकटॉक को ध्यान देना है कि एक बहुत बड़ा थ्रेट है मेटा के लिए। 2017 के अंदर बाइट डांस ने म्यूजिकली खरीदा, 2018 के अंदर उसको टिकटॉक में कन्वर्ट कर दिया और तब से स्काई इज द लिमिट दिखाई दे रही है इनके लिए। बाकी स्नैपचैट के बारे में बात करी, जहां पर 2013 के अंदर ये उसको खरीद रहे थे $3 बिलियन के अंदर, बट रिपोर्ट्स ऐसा कह रही है शायद $6 बिलियन में भी खरीद सकते थे। स्नैपचैट वालों ने मना कर दिया था कि भाई नहीं हम खुद से करेंगे। तो इसके ऊपर भी मार्क ज़करबर्ग ने बोला है कि अगर हम एक्वायर कर ले तो स्नैपचैट बहुत तेजी से बढ़ सकता था। हमारे पास प्लान थे स्नैपचैट के लिए, हम चाहते हैं स्नैपचैट को नेक्स्ट लेवल ले जाने का, बट शायद नहीं हो पाया। बाकी नेटफ्लिक्स वालों की बात करके चले तो Q1 का जो रिजल्ट निकल के आया है वो एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन से भी बेटर निकल के आया है। एनालिस्ट ने सोचा था जो अर्निंग पर शेयर होगी वो होगी $5.68, जो कि निकल के आई है $6.61। इनका रेवेन्यू 13% से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, ऑपरेटिंग इनकम 27% से बढ़ती हुई दिखाई दी है, मार्जिन 31.7% पे पहुंच गया है। खबर आते ही इनके शेयर प्राइसेस भागते हुए भी दिखाई दिए। तो सब कुछ देखा जाए तो नेटफ्लिक्स के लिए सही चल रहा है। मुझे याद है कुछ टाइम पहले ना बहुत सारे लोगों ने केस स्टडीज बनाई, नेटफ्लिक्स बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। आज देख लो भाई चल रहा है।
क्योंकि उन्होंने जो टियर वाला मॉडल निकाला ना एड्स वाला, वो उसकी वजह से उनका बिजनेस छा गया। मैंने केस स्टडी बनाई है इस पे, आप देखना, बहुत रेलेवेंट केस स्टडी है, आज भी रेलेवेंट है, ज्यादा पुरानी नहीं है, 6 महीने टाइप्स पुरानी होगी। उसको देखना, को समझ में आएगा नेटफ्लिक्स कैसे रिवाइव कर रहा है। ऑल्दो जब सब क्रिटिसाइज कर रहे थे फेसबुक को कि फेसबुक बर्बाद हो रहा है, मैंने उस टाइम पे एक एंटी केस स्टडी बनाई थी जहां पे मैं बताया था कि भाई मेरे हिसाब से फेसबुक को कुछ नहीं होने वाला, और वही देखने को मिल रहा है। बाकी अब हमारी केस स्टडीज की वापसी हो गई है। हमारी केस स्टडीज आप देख लिया करो, हमारे दूसरे चैनल पे आती रहती है। कोशिश तो यही कर रहा हूँ हफ्ते में 3 वीडियोस वहाँ पे भी डिलीवर कर पाऊँ, तो वहाँ पर भी थोड़ा सपोर्ट करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन आए और आपको भी लर्निंग मिले। ज़्यादा लंबी केस स्टडीज का प्लान नहीं है, 30-30 मिनट टाइप्स वाली। कोशिश ये है कि टू द पॉइंट, जैसे हम न्यूज़ के अंदर बात करते हैं वैसे टू द पॉइंट बात करी जाए, और एक पूरा आपको स्टोरी बताई जाए ब्रांड के बारे में कि क्या हुआ था, कैसे स्टार्ट हुआ था, कहाँ गैप्स आए, कहाँ का प्रॉब्लम हुई और कैसे वो यहाँ तक पहुंचा, क्या वो अच्छा था, बुरा था, और क्या-क्या हमको लर्निंग देखने को मिलती है। तो केस स्टडीज को फॉलो करो हमारे मेन चैनल के ऊपर। मैं चाहता हूँ अगर यहाँ पे हमको 30 से 40 हज़ार लोग रेगुलरली देख रहे हैं, तो उसमें से 20-30 हज़ार लोग उस तरफ भी हमको जाते हुए दिखाई दे। और जो लोग यहाँ तक देख रहे हैं वो अपने बंदे ही है, तो केस स्टडीज को थोड़ा शेयर भी कर दो, क्योंकि अपने बंदे मुझे डेटा से पता है कि 8-9 हज़ार लोग होते हैं इस टाइम पे। तो अगर 8-9 हज़ार लोग यहाँ पर है, सब 1-1, 2-2 शेयर मारते हैं, तो 1 लाख व्यूज तो हम ला सकते हैं। शेयर करो यार, थोड़ा फैलाओ उस चैनल को। ईमानदारी वाला कंटेंट आ रहा है, ये भी नहीं है वहाँ पे कि सूखा नशा दे रहा हूँ। बाकी इसी के साथ में आज की न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।